ओके, सो इसमें हम सिटीजनशिप पढ़ेंगे। देखो, सिटीजनशिप को मैंने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में किया है। वॉल्यूम 1 में सिटीजनशिप का जो स्टैटिक पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। स्टैटिक पार्ट का मतलब हो गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस है, जो सिटीजनशिप का जो जो हिस्टोरिकल पिक्चर है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उसको कवर करेंगे। और जो वॉल्यूम 2 होगा वो सिटीजनशिप का डायनेमिक पोर्शंस होगा, जैसे कि उसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को पढ़ेंगे, एनआरसी पढ़ेंगे, एनपीआर पढ़ेंगे, क्या कुछ कंट्रोवर्सीज थी उसको पढ़ेंगे, ठीक है, असम अकॉर्ड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को वॉल्यूम 2 में हम कवर करेंगे। तो ऐसे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो है एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव जो है कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग सिटीजनशिप को पढ़ सकते हैं। एक और बात, हिंदी में भी पढ़ाएंगे। इसी में हिंदी में इसलिए पढ़ाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चीज़ें समझ में आए, और इंग्लिश में भी हम बताएंगे ताकि इंग्लिश सुनने की आदत पड़े, सुनते सुनते भी अंग्रेजी को बहुत सही तरीक़ों से सीखा जा सकता है, ठीक है। तो हिंदी में भी बताएंगे और अंग्रेजी में भी बताएंगे, और दोनों का पर्पज़ मैंने स्पेसिफाई कर दिया, हिंदी क्यों और अंग्रेजी क्यों। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सिटीजनशिप की परिभाषा से शुरू करते हैं। सिटीजनशिप की परिभाषा क्या है? सिटीजनशिप की परिभाषा है कि भाई सिटीजनशिप नागरिकता एक कानूनी स्थिति है, एक कानूनी स्थिति है, एक लीगल स्टेटस है जो किसी व्यक्ति को किसी देश के भीतर कुछ अधिकार, कुछ विशेष अधिकार और कुछ जिम्मेदारियां प्रदान करती है। समझ में आ रहा है भाई? अगर हम इस देश में रह रहे हैं तो अगर इस देश के हम नागरिक तभी हैं जब इस देश का कानून हमें ये मान्यता देता है कि हाँ, हम इसे पहचानते हैं, इसी देश का व्यक्ति है, उसको हम कहते हैं कानूनी मान्यता हमें मिला हुआ है। हर चीज़ की कानूनी मान्यता होना चाहिए भाई। कोई पेपर तब तक वैलिड है जब तक उसको कानूनी मान्यता है, उसको वो लीगल स्टेटस मिला है। हमारा करेंसी तब तक वैलिड है जब तक उसको लीगल स्टेटस मिला हुआ है आरबीआई के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। समझ में आ रहा है? तो देश में हर किसी चीज़ को वो तब तक वैलिड है जब तक उसे मान्यता मिली है। कैसी मान्यता? कोई कानूनी मान्यता उसे प्राप्त हो, तभी वो चीज़ को माना जाता है। समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से हम इस देश के नागरिक हैं, ये कैसे तय होता है? अगर इस देश की कानून व्यवस्था, इस देश की कानून व्यवस्था हमें पहचाने तो, हमें मान्यता दे तो सिटीजनशिप तो सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप इज़ द लीगल स्टेटस ऑफ ए पर्सन that grants individuals certain rights, privileges and responsibilities within a specific country. Rights means we know fundamental rights are available to us. Then you say privileges, we know Article 15, 16, 19, 29, 13. These are exclusively available to citizens. Okay, apart from all these, right to vote is available to citizens exclusively, है ना। राइट टू वोट भी सिर्फ भारतीय नागरिक को ही मिला हुआ है। एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू नो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर ओनली एप्लीकेबल टू सिटीजन्स। सो सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ with regard to the country. So this is how we define citizenship. Now, so citizenship further, citizenship determines the relationship between an individual and a state. नागरिकता जो है वो सरकार और इंडिविजुअल के बीच में, व्यक्ति के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर तुम नागरिक हो तो तुम जो है पॉलिटिकल प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो और पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। If you are a citizen of India, right? So if we are citizen, we have the right to participate in the political process of India, in the political procedure, whereby we can influence the decision making, the policy making of India. So citizenship determines the relationship between an individual and a state, and citizenship works on the idea of exclusion. सिटीजनशिप जो है वो एक्सक्लूज़न को हिंदी में कहते हैं असमावेशन, मतलब बाहर कर देना, ठीक है। तो भाई सिटीजनशिप का मतलब क्या हुआ कि भाई सिटीजनशिप में हम जो एलियंस मतलब जो विदेश से आए हैं, जो फॉरेन लोग हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको हम इंक्लूड नहीं करते, उनको बाहर कर देते हैं। तो सिटीजनशिप वर्क्स ऑन द आइडिया ऑफ एक्सक्लूज़न, मतलब असमावेश के सिद्धांत पे ये काम करता है। नाउ सिटीजनशिप के दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, हालांकि और भी प्रिंसिपल्स होते हैं, बट देयर आर 2 कोर प्रिंसिपल्स। वो 2 प्रिंसिपल्स क्या है? एक है जस्ट सोली और एक है जस्ट सेंगुइन्स।
जस्ट सोली का मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारी नागरिकता इस बात पे निर्भर करती है कि तुम्हारा जन्म कहाँ पे हुआ है, उसको हम जस्ट सोली कहते हैं। और जस्ट सेंग्विन्स का मतलब है कि अगर तुम्हारी नागरिकता इस बात पे निर्भर करती है कि तुम्हारी ब्लड टाइप्स क्या हैं, सो उसको हम जस्ट सेंग्विन्स कहते हैं, राइट। सो दीज आर द टू कोर प्रिंसिपल, जस्ट सोली एंड जस्ट सेंग्विन्स। सोली स्टैंड्स फॉर सॉइल, ठीक है, राइट। तो अब सवाल उठता है कि भारत किस चीज़ को मान्यता देता है। भारत किस चीज़ को मान्यता देता है? भारत मान्यता देता है जस्ट सोली को, ठीक है। मान्यता देता है मतलब प्राथमिकता देता है, प्रायोरिटी देता है, जस्ट सोली। सो अगर तुम्हारा भारत में जन्म हुआ, यू आर ऑटोमेटिकली सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। और ये चीज़ मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट 1928, हमें पता है कि जब आज़ादी की बात चल रही थी, जब संविधान सभा बनाने की बात चल रही थी, ठीक है, तब से ही नागरिकता कि भाई नागरिकता क्या होनी चाहिए, मौलिक अधिकार क्या होनी चाहिए, सब पे चर्चा चल रही थी। तो मोतीलाल नेहरू का, मोतीलाल कौन है? ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। तो मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट जो है 1928 की, ठीक है, 1928 की, उसमें ये आर्ग्यू किया गया कि जस्ट सोली का कॉन्सेप्ट हमें रखना चाहिए। समझ में आ रहा? जस्ट सोली का कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं कि इंडिपेंडेंस एरा, प्री इंडिपेंडेंस एरा, आज़ादी के पहले नागरिकता क्या था, कैसा था? आज़ादी के पहले समझो, देखो, आज़ादी के पहले जो है सिटीजनशिप कहीं डिफाइन नहीं था, वैसे आज भी डिफाइन नहीं है, ओके। माइंड यू, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप को डिफाइन नहीं करता। तो बोलोगे अभी तो हमने सिटीजनशिप को परिभाषित किया, वो एक स्टैंडर्ड परिभाषा है, इसके कई और भी परिभाषा हो सकता है, नागरिकता का कई और भी डेफिनेशन हो सकता है, बट अभी जो मैंने डेफिनेशन बोला वो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसमें माइनर चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता सिटीजनशिप को, ये चीज़ पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और ब्रिटिश एरा के वक्त में सिटीजनशिप डिफाइन नहीं था का मतलब है कि कुछ स्ट्रक्चर नहीं था कि नागरिक का क्या एलिजिबिलिटी होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। जो हमें पता है कि भारत जो है वो ब्रिटेन का कॉलोनी था, और जो इंडियंस थे वो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स कहलाते थे, ठीक है। जो भी एक्ट आता था उसमें ब्रिटिश सब्जेक्ट्स लिख कर आता था। देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन ने एक एक्ट लाया, ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट ऑफ 1948, ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट ऑफ 1948, जिसने कि ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को ही रीडिफाइन किया, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को ही रीडिफाइन किया। ये कहा कि जो यूनाइटेड किंगडम के जो लोग हैं, जो यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन के जो भी कॉलोनीज़ हैं उनके जो लोग हैं, और जो कॉमनवेल्थ नेशंस के लोग हैं, कॉमनवेल्थ नेशन क्या होता है बाद में पढ़ेंगे, कॉमनवेल्थ नेशंस के लोग हैं, बेसिकली इतना समझो कि वो देश जो कभी ना कभी अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था, तो उसको कॉमनवेल्थ नेशन कहते हैं। तो जो कॉमनवेल्थ नेशंस के लोग हैं वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश सब्जेक्ट्स ही कहलाएंगे। समझ में आ रहा है? तो सिटीजनशिप जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद हमने एक कॉमन सिटीजनशिप की जो है व्यवस्था बनाई, एक कॉमन सिटीजनशिप। फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा धर्म क्या है, व्हाट इज़ द रिलीजन, योर क्रीड, योर कास्ट, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। सो वी एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ कॉमन सिटीजनशिप, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसे मेक श्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में रहे, एंड देन पार्ट 2 of the constitution, we know article 5 to article 11 talks about citizenship, okay। so ये चीज़ हो गई। उसके बाद like I told you that citizenship does not define the term citizen, constitution does not define the term citizen, and then citizenship जो है वो कहाँ पे है, वो यूनियन लिस्ट में है। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही सिटीजनशिप पे कानून बना सकती है। दिस कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ पार्लियामेंट, एक्सक्लूसिवली जुरिसडिक्शन, ओके। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 डेट ऑफ अडॉप्शन के दिन ही सिटीजनशिप के प्रोविजंस को लागू किया गया था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें 2 डेट पता होता है। एक तो पता होता है 26 नवंबर 1949, जिसको हम डेट ऑफ अडॉप्शन कहते हैं, विच मीन्स व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, एंड देन 26 जनवरी 1950 व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड, and therefore 26 January is known as the commencement of the constitution, which means our constitution was completely executed on 26 January 1950, completely executed,
completely executed means on 26th of November 1949 there were some provisions of constitution which were implemented right away. 26 नवंबर 1949 को ही कुछ प्रोविजंस थे जो लागू कर दिए गए थे. ऐसा नहीं था कि कुछ भी लागू नहीं हुआ था, ऐसा नहीं था, कुछ प्रोविजंस लागू कर दिए गए थे एंड सिटीजनशिप वाज वन ऑफ देम. सो माइंड यू द सिटीजनशिप was executed on 26th of November 1949 on the very date of adoption. Okay, अब आगे बढ़ते हैं. नाउ हमें पता है कि पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप. नाउ आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 8, नाउ इस चीज़ पे ध्यान देना. आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 8 डिटरमिन्स हु ऑल विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 8 जो है वो ये बात करता है कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के दिन, मतलब 26 जनवरी 1950 के दिन कौन कौन भारत के नागरिक होंगे. क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन भारत में कई लोग मौजूद होंगे, ऐसे लोग जो भारत में पैदा हुए, ऐसे लोग जो डिवीज़न के बाद, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत आए, ऐसे लोग जो डिवीज़न पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत चले गए, भारत से पाकिस्तान चले गए, उनका मन नहीं लगा, उनको लगा हम यहाँ सेफ़ नहीं है, वो वापस भारत आ गए. या 26 जनवरी 1950 के दिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका जन्म जो है विदेश में हुआ हो या वो उस दिन विदेश में मौजूद होंगे. सो बहुत सारे तरीके के लोग 26 जनवरी 1950 को होंगे. तो आर्टिकल 5 टू 8 ये तय करता है कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के दिन, मतलब 25 जनवरी 1950 के दिन कौन कौन नागरिक होगा. ये सारी चीज़ें तय की जाती है. ठीक है. अब ये समझो कि आर्टिकल 5 कहता है कि जिस इंसान का जन्म भारत में हुआ वो ऐसे ही नागरिक हो जाएगा. ठीक है. तो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 को हमें उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस एक हेडिंग देख लेनी है कि आर्टिकल 5 जो है जो इंसान का जन्म, जो डोमिसाइल भारत में है, जो भारत में रह रहा है, जिसका जन्म भारत में हुआ, वो भारत नागरिक. आर्टिकल 6 किससे डील करता है? आर्टिकल 6 डील करता है उन लोगों से जो पाकिस्तान से भारत आए. भाई पार्टीशन के बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जो ना चाहते हुए भी पाकिस्तान में सोकर उठे, फिर वो भारत आ गए. उनको डर था कि उनको परसिक्यूट किया जाएगा, उनको परेशान किया जाएगा, वो भारत आ गए. तो आर्टिकल 6 ऐसे लोगों से डील करता है. आर्टिकल 7 कैसे लोगों से डील करता है? आर्टिकल 7 कुछ लोग ऐसे थे जो सो करके उठे तो पता चला उनको भारत में है. ठीक है. कुछ मुस्लिम्स हो सकते हैं, उनको लगा भारत में, उनको पाकिस्तान चला जाना चाहिए, वो पाकिस्तान चले गए. लेकिन पाकिस्तान में लगा नहीं, ये तो भारत से भी सेफ़ नहीं है यहाँ पे, तो वो वापस से भारत आ गए. ठीक है. तो कुछ ऐसे जो लोग हैं वो आर्टिकल 7 में जो है डिस्कस्ड है. और आर्टिकल 8 क्या है? आर्टिकल 8 जो है वो पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन से बात करता है. पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन कौन होते हैं आगे पढ़ेंगे, फिर भी समझ लो. पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन वो होते हैं जो कम से कम पिछले की 3 जनरेशन्स, जिसकी एटलीस्ट जो पास्ट 3 जनरेशन्स थी वो भारतीय नागरिक थी. पास्ट 3 जनरेशन का मतलब हो गया उनके पेरेंट्स, देन ग्रैंड पेरेंट्स और देन ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. वो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन है. इसको डिटेल में पढ़ेंगे. सो आर्टिकल 8 टॉक्स अबाउट पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन. Persons of Indian origin who are not a citizen of India, but the last 3 generations were citizens of India. And then Article 9 क्या कहता है कि भाई अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो ऑटोमेटिकली आप अपनी भारत की नागरिकता को त्याग दोगे. सो विच मीन्स आर्टिकल 9 टॉक्स अबाउट सिंगल सिटीजनशिप. ठीक है. देन हम बात करते हैं आर्टिकल 10 में. आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि आपकी सिटीजनशिप जो है, आपकी नागरिकता जो है, आपकी नागरिकता चलती रहेगी, लेकिन आपका नागरिकता का जो कंटिन्यूएंस है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ के अधीन है. ठीक है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है. तो हमारी जो नागरिकता है वो पार्लियामेंट एब्सोल्यूट नहीं है. ऐसा नहीं कि नागरिकता एब्सोल्यूट है, हमारी नागरिकता छीनी नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है. ठीक है. हमारी जो नागरिकता है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ के अधीन है. ठीक है. और आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि भविष्य में नागरिकता लेने मतलब एक्विजिशन और नागरिकता के जाने मतलब कि टर्मिनेशन या लॉस, उसके लिए पार्लियामेंट कानून बनाएगी. ये आर्टिकल 11 कहता है. ठीक है. और इसी आर्टिकल 11 का इस्तेमाल करके क्या आ गया? सिटीजनशिप एक्ट 1955. नाउ सिटीजनशिप एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एंड प्रोवाइड्स फॉर द लॉस ऑफ सिटीजनशिप. इट शुड बी टर्मिनेशन की जगह ना इस वाले पॉइंट में लॉस लिखना चाहिए था. ठीक है. लॉस लिखना चाहिए था. ठीक है.
तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है वो भारतीय नागरिकता कैसे लिया जाए और कैसे छोड़ा जाए उसकी बात करता है। अब एक्विजिशन 5 तरीके से हो सकता है, बाय बर्थ भी ले सकते हैं, बाय डिसेंट भी ले सकते हैं, बाय रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, बाय नेचुरलाइजेशन भी ले सकते हैं और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी भी ले सकते हैं। और टर्मिनेशन मतलब कैसे खोया जाए, तो आप रिनंशिएट मतलब त्याग कर दो, या तो आपको डिप्राइव कर दिया जाए मतलब आपको उससे वंचित कर दिया जाए नागरिकता से, या फिर आपकी नागरिकता को टर्मिनेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। समझेंगे सभी टर्मिनोलॉजी में डिफरेंसेस को समझेंगे। पहले एक्विजिशन की बात करते हैं। पहले ये समझते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कितनी बार अमेंडमेंट किया गया है। सो अब तक 5 बार अमेंडमेंट किए गए हैं। पहला अमेंडमेंट 1986, देन 2003, देन 2005 इसमें OCI का कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया था, देन 2015 OCI PIO को मर्ज किया गया था, एंड देन 2019 जो कि एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का कारण बना। सो उसको तो हम ये जो 2019 वाला है इसको तो वॉल्यूम 2 में कवर करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल्ड होगा। डिटेल होने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, चीज़ें समझ में आती है, बाद में चल के भी यही सब पढ़ना है तो क्यों ना अभी से पढ़ लिया जाए। ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़कर कुछ फ़ायदा नहीं है, चीज़ें समझ आएगी नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं। ठीक है, बर्थ की बात करें, देखो बाय बर्थ, अब सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन 3 बाय बर्थ है, सेक्शन 4 बाय डिसेंट है, रजिस्ट्रेशन सेक्शन 4, सेक्शन 5 नेचुरलाइजेशन। सो 3 से स्टार्ट करो, पहले बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। सेक्शन याद रखना, सेक्शन 3, 4, 5, 6। बाय बर्थ क्या है? बाय बर्थ ये है कि भाई इफ़ यू आर बॉर्न बिटवीन 1950 एंड 1987, अगर तुम्हारा जन्म जो है वो 1950, देखो 26 जनवरी 1950 के दिन कौन कौन कॉमन नागरिक होगा वो तो आर्टिकल 5 to 8 तय कर लिया। अब उसके बाद अगर तुम्हारा जन्म 26 जनवरी 1950, बस साल याद रखो, 1950 से लेकर के 1987 के बीच में अगर तुम्हारा जन्म हुआ हो, ठीक है, कहाँ पे हुआ हो? भारत में हुआ हो। देखो बाय बर्थ हम बात कर रहे हैं ना, बाय बर्थ का मतलब कि तुम्हारा जन्म हर कंडीशन में भारत में होनी चाहिए। ठीक है, हर कंडीशन में भारत में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 1950 से 1987 के बीच अगर तुम्हारा जन्म भारत में हुआ है, फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पिता या तुम्हारे माता का नागरिकता क्या था, अगर तुम्हारा जन्म भारत में हुआ है तो तुम ऑटोमेटिकली सिटीजन हो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली सिटीजन हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? अगर जन्म 1987, अगर जन्म 1987 से 2004 के बीच में हुआ हो तो कहाँ पे? भारत में। ठीक है, अगर 1987 और 2004 के बीच में अगर तुम्हारा जन्म भारत में हुआ हो, बाय बर्थ मतलब ये कंडीशन याद रखना भारत में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम्हारा जन्म भारत में हुआ हो, उस केस में एक और कंडीशन जुड़ जाती है कि दोनों में से कोई एक पेरेंट, आइदर पेरेंट, कम से कम दोनों में से कोई एक पेरेंट जो है वो भी भारतीय नागरिक होने चाहिए आपके बर्थ के टाइम पे, और वो भी बाय बर्थ होने चाहिए। ध्यान समझना, अगर 1987 से 2004 के बीच तुम्हारा जन्म भारत में हुआ हो तो कंडीशन क्या है कि दोनों पेरेंट्स भी भारतीय नागरिक होने चाहिए आपके बर्थ के समय काल में। जिस दिन आपका बर्थ हुआ, अगर आज आपका जन्म हुआ है तो उस दिन दोनों में से किसी एक पेरेंट भारतीय नागरिक होने चाहिए उस दिन, और वो भी कैसे होने चाहिए? वो भी बाय बर्थ उनका नागरिकता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बाय नेचुरलाइजेशन और बाय रजिस्ट्रेशन से बने, नहीं, कंडीशन को समझना। ठीक है, लाइकवाइज अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है भारत में तो दोनों में से कोई एक पेरेंट बर्थ के वक्त में भारतीय नागरिक तो वो भी होने चाहिए, वो भी बाय बर्थ, और एक पेरेंट जो है, अब देखो अब इसमें कंडीशन दूसरे पेरेंट में भी जुड़ता है, एक पेरेंट जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। सो होपफुली बाय बर्थ वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सेक्शन 3 बाय डिसेंट की बात करें, सेक्शन 4 बाय डिसेंट कहता है कि 1950, देखो बाय बर्थ में हमने 1950 से 1987 तक का टाइम फ्रेम पहला पढ़ा था, इसमें 1950 से 1992 तक का टाइम फ्रेम पढ़ना है, 1992। ठीक है, तो 1950 से 1992 इसमें कहता है बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब कि आपका जन्म अब भारत में नहीं होगा, विदेश में होगा, कहीं और होगा। ठीक है, तो अगर जन्म भारत में नहीं हुआ, कहीं विदेश में हुआ है, किस डेट के भीतर? 1950 से 1992 के भीतर अगर जन्म जो है वो विदेश में हुआ है, भारत में हुआ नहीं, विदेश में हुआ है, और उस जन्म के वक्त पिताजी जो थे, फादर जो थे वो भारतीय नागरिक थे और बाय बर्थ भारतीय नागरिक थे जन्म के वक्त। तो मान लो कि 26 जनवरी 1992, ठीक है, मान लो मेरा जन्म जो है इन दोनों के बीच, मान लो अगर 1989 में हुआ, 1989 कहाँ पे हुआ? USA में हुआ, तो क्या मैं भारत का नागरिक हूँगा? अगर मेरे पिताजी, याद रखना,
फादर बोला है, आइदर ऑफ द पेरेंट्स नहीं, फादर बोला है। मेरे पिताजी को भारतीय नागरिक मेरे उस दिन होना पड़ेगा, वो भी बाय बर्थ होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 1950 to 90, अब देखो यहाँ पे सवाल है कि क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है कि सिर्फ पिताजी को जोड़ा गया है? क्या ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? वायलेशन है। इसलिए 1986 में पहला अमेंडमेंट किया गया और ये फादर को जोड़ा गया कि नहीं भाई, आइदर ऑफ द पेरेंट्स होने चाहिए। सिर्फ पिताजी ही क्यों, माता भी हो सकती है नागरिक भारत की बच्चे के जन्म के वक्त। ठीक है, तो इसको जोड़ा गया 1986 के अमेंडमेंट से। और ये तय किया गया कि 1992 से 2004 के बीच जिसका जन्म हुआ हो विदेश या कहीं बाहर, तो उस वक्त दोनों में से कोई एक पेरेंट को भारतीय नागरिक होना पड़ेगा। और 2004 के बाद अगर किसी का जन्म हुआ हो, ठीक है, तो पेरेंट्स को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। समझो 2004 के बाद अगर जन्म हुआ हो तो कंडीशन तो रहेगी कि भाई दोनों में से किसी एक पेरेंट को भारतीय नागरिक होना है, वो तो कंडीशन रहेगी। साथ ही साथ पेरेंट्स को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उसका जो बच्चा है वो किसी और देश का पासपोर्ट नहीं होल्ड करता है। तो बाय डिसेंट, बाय बर्थ, बाय डिसेंट समझ में आ गया। एक बार और से देख लेना, लेक्चर को पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अब आते हैं बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5 में है। बाय रजिस्ट्रेशन कौन बाय रजिस्ट्रेशन आएगा? तो पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन आएंगे, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन। अब पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन को भारत में बाय रजिस्ट्रेशन के लिए उनका रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको 7 साल रहना पड़ेगा, 7 ईयर्स। रजिस्ट्रेशन में 7 ईयर्स है पीआईओ के लिए, यही ओसीआई के लिए 6 साल हो जाएगा। और नेचुरलाइजेशन वाले से मतलब कि जो लोग फॉरेनर हैं, जो लोग पीआईओ भी नहीं है, उनके लिए जो है 12 साल का प्रोविज़न है। तो बाय रजिस्ट्रेशन पीआईओ रेजिडेंट्स होने चाहिए 7 साल के लिए। ठीक है, अब समझो कि माइनर का क्या, मान लो मैं पीआईओ हूँ, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन हूँ, और मेरा कोई बच्चा होता है, माइनर का क्या? तो क्या पीआईओ के बच्चे को, माइनर मतलब जो 18 साल से कम है, बच्चे को अगर नागरिकता चाहिए तो क्या की जाएगी? तो देखो, पीआईओ के जो बच्चे होते हैं, जो माइनर्स होते हैं, उनकी नागरिकता डिपेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है वो सेटिस्फाइड है कि नहीं देनी चाहिए तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मतलब केस टू केस बेसिस पे देखा जा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन किसके लिए? पीआईओ के लिए। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब आते हैं नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन फॉरेनर्स के लिए है, वैसे लोग जिनका दूर दूर तक भारत से कोई रिश्ता नहीं था, जिनके कोई जनरेशन भारत में नहीं है, तो उसको हम फॉरेनर के जो है नेचुरलाइजेशन में रखेंगे। उनके लिए 12 साल का प्रोविज़न है। 11 साल तो रहना होगा एग्रीगेट तरीके से, किसी भी तरीके से रहो, लेकिन अप्लाई करने के अप्लाई करने के पहले 1 साल इमीडिएटली भारत में रहना पड़ेगा, भारत से बाहर नहीं जा सकते। तो इस तरीके से 12 साल कवर करना होता है। और उसके साथ साथ सिटीजनशिप एक्ट 1955 के 3rd शेड्यूल में लिखे गए कुछ कंडीशन है, उसको भी फुलफ़िल करनी पड़ती है, जैसे कि कुछ लैंग्वेज वगैरह ये सब रहती है, तो वो सब भी फुलफ़िल करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। सो हमने कवर कर लिया कि सिटीजनशिप एक्ट का जो एक्विजिशन वाला पार्ट था। सो देयर आर 5 वेज वेयर बाय यू कैन प्रोक्यूर योर सिटीजनशिप, that is by birth, by descent, by registration, by naturalization, and by incorporation of territory. So let's say if any time soon India acquires some territory, then people living in that territory, within that territory, will automatically be a citizen of India. For example, Sikkim came to be a part of India, a union of India, came to be a part of Union of India, 36th Amendment, 1975, right? 16th of May 1975. So people living in Sikkim automatically became citizen of India. So by incorporation of territory. So these are the 5 ways by which you can acquire your citizenship. Okay. Now illegal immigrant को कहाँ पे डिफाइन किया गया है? illegal immigrant को डिफाइन किया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 21B में। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 21B फाइंस मेंशंस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट। इलीगल इमिग्रेंट कौन कौन होंगे? 2 लोग, या तो वो बिना डॉक्यूमेंट के, बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के भारत में घूम रहे हैं, लाइक बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के भारत में घूम रहे हैं, या तो डॉक्यूमेंट के साथ आए थे लेकिन वो एक्सपायर कर गया फिर भी वो भारत में, तो ऐसे लोगों को इलीगल इमिग्रेंट जो है घोषित किया जाएगा। और एक चीज़ हमें तो याद रखना कि इलीगल जो माइग्रेंट होते हैं वो बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं कर सकते सिटीजनशिप के लिए। जो इलीगल माइग्रेंट है वो बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन अप्लाई नहीं कर सकते। इतना क्लियर है? चलो अब देखते हैं कि लूज़ कैसे किया जाए। तो एक तो रिनंशिएशन है, रिनंशिएशन आपने त्याग कर दिया, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि हमें आपका नागरिकता नहीं चाहिए,
आपने त्याग कर दिया, तो वो तो रिनाउंसिएशन हो गया। आपने अपने सेल्फ कॉन्शियस से आपने कहा कि हमें भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, आपने रिनाउंशिएट कर दिया। रिनाउंसिएशन का हिंदी मतलब होता है त्याग करना, आपने त्याग कर दिया, आपकी नागरिकता चली जाएगी। सवाल उठता है कि ऐसे केस में बच्चों का क्या होगा? तो बच्चे की भी नागरिकता चली जाएगी। अगर आपने रिनाउंशिएट कर दिया तो बच्चे की भी नागरिकता चली जाएगी, लेकिन वो बच्चा जब 18 साल का होगा, 18 साल के होने के 1 साल के भीतर वो चाहे तो अपनी सिटीजनशिप रिज्यूम कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। ये चीज़ ज़्यादा नया फंसाता है, यूपीएससी तो फंसाता है, सीयूईटी पीजी का पता नहीं, बहुत लाइट क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो रिनाउंसिएशन समझ में आ गया। टर्मिनेशन वही जो आर्टिकल 9 कहता है कि आपने वॉलंटरीली किसी दूसरे देश के सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया, योर सिटीजनशिप इज़ गॉन, ख़त्म हो गया। इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप, सो टर्मिनेशन हो गया। एंड देन डिप्रीवेशन का मतलब क्या हो गया कि भारत सरकार ने आपसे आपकी नागरिकता छीन ली। एक तो था कि आपने त्याग किया, एक तो था कि आपने कहीं और की नागरिकता ले ली, एक था कि भारतीय सरकार ने छीन लिया, डिप्राइव कर दिया, तुमको वंचित कर दिया। और ये चीज़ सेक्शन 10 में है, अब डिप्राइव क्यों करेगा भारतीय नागरिक को? अच्छा देखो, ये जो डिप्रिवेशन वाला कानून है ना, ये सिर्फ नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन, जो लोग नेचुरलाइजेशन मतलब सेक्शन 6 और जो लोग रजिस्ट्रेशन मतलब सेक्शन 5 से आए हैं, उन पे ही लागू होता है, बाय बर्थ बाय डिसेंट वाले पे लागू नहीं होता। तो मान लो कि अगर तुमने फ्रॉड तरीके से अगर सिटीजनशिप ले लिया, कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स दिखा के गलत तरीके से ब्राइब दे के अगर नागरिकता ले लिया, तो वो बाद में पता चल गया तो वो ख़त्म हो जाएगा। या फिर तुमने कॉन्स्टिट्यूशन का इंसल्ट किया, या तुमने दुश्मन देश के साथ ट्रेड कर लिया, या इन दोनों तरीक़ों से सिटीजनशिप मिलने के 5 साल के भीतर किसी दूसरे देश में मिनिमम 2 साल की इम्प्रिजनमेंट आपको हो गई, देन योर सिटीजनशिप इज़ लायबल टू बी कैंसल्ड, टू बी रस्टिकेटेड। सो नाउ वी नो अबाउट रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन, डिप्रिवेशन, इतना क्लियर हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन रेजिडेंट इंडियन, एब्रीवेटेड एज एनआरआई। एनआरआई किसको बोलते हैं? एनआरआई इसको बोलते हैं जो भारतीय नागरिक है। भारतीय नागरिक का मतलब उनके पास भारत का पासपोर्ट है, वो भारतीय नागरिक है, लेकिन 6 महीने या उससे ज़्यादा के लिए वो भारत से बाहर है। हो सकता है वो पढ़ाई के लिए, बिज़नेस के लिए बाहर गए हो या घूमने के लिए, तो 6 महीने या उससे ज़्यादा के लिए वो भारत से बाहर है, लेकिन वो भारतीय नागरिक ज़रूर है, उनको हम एनआरआई कहते हैं। पीआईओ कौन होंगे? तो पीआईओ वो हैं जिनकी लास्ट की 3 जनरेशन इंडियन थे, या इंडियन नहीं भी थे तो इंडियन ओरिजिन के थे। ठीक है, या तो वो बंदा खुद कभी इंडियन सिटीजन रहा होगा, बाद में छोड़ दी अलग बात है, या तो वो बंदा खुद कभी इंडियन सिटीजन रहा होगा, या तो ऐसे लोग जो किसी सिटीजन के स्पाउस हो, पति पत्नी हो, या पीआईओ के पति पत्नी हो। सो दे आर कंसिडर्ड पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, अब पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन का फ़ायदा क्या मिलता है? फ़ायदा ये मिलता है कि भारत आने के लिए, अगर मान लो तुम यूएसए में रहते हो, तो यूएसए से भारत आने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, और 6 महीने तक बिना किसी रजिस्ट्रेशन के रह सकते हो। हाँ, 6 महीने का बियॉन्ड रहोगे तो तुमको जा करके एयरपोर्ट में जो फॉरेनर्स रीजनल्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस होती है, FRR, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो पीआईओ 6 महीने तक बिना किसी एक्सटेंसिव पेपर वर्क के रह सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक्सक्लूज़न, किन किन लोगों को पीआईओ नहीं माना जाएगा? तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है, हर पड़ोसी देश इंक्लूडिंग श्रीलंका, हर पड़ोसी देश। ईस्ट में बांग्लादेश है, ठीक है, भूटान ले लो, नेपाल ले लो, ठीक है, पाकिस्तान ले लो अपना वेस्ट का, ठीक है, श्रीलंका ले लो साउथ का। ठीक है, तो ये सारे लोग जो है इनको पीआईओ नहीं माना जाएगा। हालांकि अभी तो पीआईओ का कंसेप्ट नहीं है, अभी पीआईओ को ओसीआई के तौर पे अपग्रेड कर दिया गया है 2015 में। ठीक है, और हमें पता है कि पीआईओ को 7 साल का जो है रहना पड़ेगा अगर उनको नागरिकता चाहिए तो। वहीं पे अगर हम ओसीआई की बात करें, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस किया गया था सिटीजनशिप एक्ट में 2005 में। 2005 को जो अमेंडमेंट था ना भाई, 5 बार अमेंडमेंट किया गया, 1986, 2003, 2005, 2015, 2019। तो 2005 में ओसीआई को इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि 2015 में पीआईओ को भी ओसीआई बना दिया गया, समझ में आ रहा? अब ओसीआई कौन होगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या बोलती है? ओसीआई कौन होंगे? ओसीआई वो लोग होंगे जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक थे, और नहीं थे तो बनने के लिए क्वालिफाइड थे, और नहीं तो ऐसे किसी व्यक्ति के बच्चे हैं,
ठीक है, ऐसे किसी व्यक्ति के बच्चे हैं तो उनको हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहेंगे, ठीक है। और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है इनको 2015 में पीआईओ को ओसीआई बना दिया गया, हालांकि इंट्रोड्यूस सिटीजनशिप एक्ट में 2005 में किया गया था, इस चीज़ का याद रखना। अब देखो ओसीआई होने का क्या बेनिफिट है। देखो पहला तो ये है कि जब हम पीआईओ थे तो हम 6 महीने तक भारत में रह सकते थे, उसके बाद तो पेपर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ओसीआई जो है, एक तो इनको लाइफ टाइम वीज़ा मिल जाती है, ठीक है, वो लाइफ टाइम भारत में रह सकते हैं, लाइफ लॉन्ग भारत में रह सकते हैं, उनको कहीं जा कर के रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता। पीआईओ के लिए तो 6 महीना था ना, ओसीआई के लिए कहीं जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता। और इनके लिए एलिजिबिलिटी 6 साल का है, पीआईओ का 7 साल का है, इनके लिए 6 साल का है, ठीक है। यहाँ तक कि ये नॉन फार्मिंग प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, मतलब जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती है, गाड़ी वगैरह है, सब खरीद सकते हैं, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। याद रखना, एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते, ओसीआई जो है वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते, याद रखना। जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो नहीं खरीद सकते। इमूवेबल का मतलब एग्रीकल्चर लैंड की बात हो रही है, वो नहीं खरीद सकते, ठीक है। पैन कार्ड खुलवा सकते हैं, स्पेशल बैंक अकाउंट्स भी खुलवा सकते हैं, समझ में आ रहा है। कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है एफआरओ के साथ। तो ओसीआई को ये बेनिफिट है, मतलब एक तरीके से कह लो कि लगभग डुअल सिटीजनशिप है। मतलब अगर ओसीआई को तुम राइट टू वोट भी दे दो और आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 दे दो, राइट टू वोट दे दो, तो वो एक तरीके से सिटीजन ही हो जाएंगे। लेकिन ये तुम नहीं कह सकते ओसीआई को देखिए कि डुअल सिटीजन है, क्योंकि अभी भी इनके पास पब्लिक जॉब्स ये नहीं ले सकते, ये वोट नहीं कर सकते, पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो अभी भी इनमें रेस्ट्रिक्शंस है। सो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ओसीआई जो है वो भारत को डुअल सिटीजनशिप दिलवाता है। नो, OCI इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट और डुअल सिटीजनशिप इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है। 2015 को हमने पीआईओ और OCI को मर्ज कर दिया। हाँ, OCI के लिए एक्सेप्शन क्या है कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये दो हमारे जो ईस्ट वेस्ट में पड़ोसी देश हैं, इन दोनों देशों के लोगों को OCI स्टेटस नहीं मिल सकता। और पीआईओ के केस में पूरा ही पड़ोसी देश था, OCI के केस में सिर्फ 2 पड़ोसी देश हैं। अभी तो पीआईओ का कंसेप्ट खत्म हो चुका है, लेकिन OCI में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों देशों को OCI स्टेटस नहीं दिया जा सकता। इन 2 देश में रह रहे लोगों को, भले ही वो OCI होने का कंडीशंस क्यों ना फुलफिल करते हो, उनको OCI स्टेटस नहीं दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिटीजनशिप इन वॉल्यूम 1। अब वॉल्यूम 2 में हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज पढ़ेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे।